स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब कॉन्स्टेंसी, मतलब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो फिर भी बॉडी ट्राई करती है कि इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहे, उसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब ये वर्ड होम्योस्टेसिस है वो कॉइन किया था वॉल्टर कैनन ने, और इसकी डेफिनेशन है क्लॉड बेमार्ट ने दी थी कि डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन ए स्टेबल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को बोलते हैं मिलियू इंटीरियर। अब बॉडी होम्योस्टेसिस 3 तरीके से करती है, एक है नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की। इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं तब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, बट एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद वापस से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में बीपी इंक्रीज़ हुआ तो बॉडी ट्राई करेगा कि ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाए, जिसकी वजह से ये ऑपोजिट इफेक्ट काम करता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। तो ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल्स होती हैं वो ओपन होती है, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन हुआ जिसकी वजह से और Na+ चैनल्स खुलेगी और सोडियम इन्फ्लक्स और ज़्यादा होगा। इस साइकिल को बोलते हैं हॉजकिंस साइकिल, और ये एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है। तो पॉजिटिव फीडबैक में इनिशियल स्टिमुलस होता है वो एम्पलीफाई होता है। इसका मतलब यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था स्टार्टिंग में, वही स्टिमुलेंट था डीपोलराइजेशन का, और डीपोलराइजेशन हुआ जिसकी वजह से और ज़्यादा सोडियम इन्फ्लक्स हुआ। और थर्ड है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। इसमें कोई स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका दूसरा नाम है एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम। इसमें होता है एंटीसिपेशन के थ्रू ये सिस्टम काम करता है। जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करने के बारे में सोचें तो सिर्फ सोचकर ही हमारी हार्ट रेट या रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ने लगती है। इसी को कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। तो इसका पॉइंट ये है कि इनिशिएटिंग स्टिमुलस इज़ डिक्रीज्ड फर्दर, मतलब जो स्टार्टिंग में स्टिमुलस जो इनिशिएट करता है वो उसके ऑपोजिट काम करता है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसका एग्जांपल है ब्लड प्रेशर कंट्रोल बैरो रिफ्लेक्स के थ्रू, और दूसरा एग्जांपल है जो एंडोक्राइन हार्मोन का रेगुलेशन होता है वो भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैरो रिफ्लेक्स में। तो इसमें स्टिमुलस कौन होता है? ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जिसकी वजह से बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, और ये एक्टिवेशन क्रेनियल नर्व 9 और 10 के थ्रू कैरी होता है मेडुला, जो कि ब्लड प्रेशर का सेंटर है। अब वहाँ से ये इफेक्टर में जाएगा जो कि है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनिबिट हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगा। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के 5 इंटीग्रल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, सेंटर, इफेक्टर ऑर्गन और रिस्पॉन्स। तो बैरो रिफ्लेक्स में स्टिमुलस था ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और रिसेप्टर था बैरो रिसेप्टर, सेंटर था मेडुला, इफेक्टर ऑर्गन था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसका रिस्पॉन्स आया ब्लड प्रेशर का वापस कम हो जाना। अब एक टर्म आती है गेन। तो गेन क्या है? डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस इज असेस्ड बाय गेन। इसका एक फॉर्मूला है, गेन इज इक्वल टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक्सरसाइज के स्टार्ट में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट की वो बढ़ के 180 mmHg हो गया और उसके एंड में 150 mmHg तक पहुंचा। तो गेन का फॉर्मूला लगाए तो करेक्शन होता है, स्टार्ट कहाँ पे हुआ 180 mmHg और कम होके 150 तक पहुंचा, तो 180 - 150 इक्वल 30 डिवाइड बाय एरर। एरर में लास्ट में 150 तक पहुंचा और नॉर्मल होता है 120, तो 150 - 120 इक्वल 30, मतलब गेन हुआ 1। अब क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है तो गेन होगा -1। अब बात करें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, तो इसमें इनिशिएटिंग स्टिमुलस इज एम्पलीफाइड फर्दर, और इसके एग्जांपल को याद करने के लिए निमोनिक है क्लैप्स। सी से है क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जो कि एम्पलीफिकेशन कैस्केड, जो जिसके लास्ट में स्टेबल क्लोट बन जाता है। फिर एल से है एल एच सर्च। तो इसमें इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन लीड्स टू इंक्रीज इन एल एच। अब एल एच बढ़ेगा वो फर्दर ईस्ट्रोजन को इंक्रीज़ करेगा, जो कि फर्दर एल एच को इंक्रीज़ करेगा, मतलब करता ही जाएगा एल एच को इंक्रीज़, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होगा। ए से है एक्शन पोटेंशियल, जो कि हमने आगे बात की, हॉजकिंस साइकिल। फिर पी से है पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी ऑफ फीटस। तो ये होता है फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स के थ्रू। इसमें क्या होता है, फीटल हेड होता है वो यूट्रिन सर्विक्स पे प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि फर्दर यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फिर से जो फीटल हेड है इसका प्रेशर बनेगा यूट्रिन सर्विक्स पे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस चालू ही रहेगी और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता ही जाएगा, जिसकी वजह से एंड में डिलीवरी ऑफ फीटस हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक का। और एक है एस से शॉक। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो हार्ट में ब्लड कम पहुंचेगा, तो हार्ट की मसल वीक हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जो शॉक होगा वो और भी ख़राब हो जाएगा।
इसकी वजह से ये एक विशियस साइकिल है जो कि अच्छी बात नहीं है बॉडी के लिए। सो पॉजिटिव फीडबैक इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। अब बात करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम की। इसके लिए कोई स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको और भी बोलते हैं एंटीसिपेट। अब बात करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम की। इस सिस्टम के लिए कोई स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका दूसरा नाम है एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम। एंटीसिपेटरी या फिर एंटीसिपेशन मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। जैसे कि एक्सरसाइज के बारे में सोचकर ही हमें टैकीकार्डिया या फिर टैकीपनिया हो जाता है। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ना और टैकीपनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना। फिर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि हम ठंडी वाले इलाके में गए तो स्किन का टेम्परेचर कम हुआ, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कम है तो बॉडी का स्किन का टेम्परेचर कम होगा, शेल का टेम्परेचर। बट बॉडी को ये लगता है कि कोर का टेम्परेचर भी कम हो रहा है और ये एंटिसिपेट करता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा, शिवरिंग स्टार्ट कर देगा बॉडी में, जिसकी वजह से कोर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा। अब सेरिबेलम जो है वो एंटीसिपेटरी मोटर कंट्रोल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि दूर से हम ड्राइव कर रहे हैं और दूर से कोई एनिमल आ जाए तो हम पहले से ही ब्रेक लगा देते हैं, तो ये फंक्शन जो है वो सेरिबेलम परफॉर्म करता है। सेरिबेलम ऑलवेज थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, मतलब एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम में सेरिबेलम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ होम्योस्टेसिस, सबसे पहले ये डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, मतलब जो कॉन्स्टेंसी है वो एक रेंज के थ्रू मेंटेन होती है बॉडी में। जैसे कि हार्ट रेट की एक नॉर्मल रेंज होती है 60 to 100 BPM, कोई ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती हार्ट रेट की, बल्कि एक रेंज में वो वेरी करती रहती है। फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी है प्रायोरिटाइजेशन। होम्योस्टेसिस प्रायोरिटाइज वन फंक्शन ओवर अनदर, जैसे कि पीएच चेंज और बीपी चेंज, ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बॉडी के, जिसको वो पहले प्रायोरिटी देगा दूसरे फंक्शन के मुकाबले। अब कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीडिएटेड थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसमें एक तो था ब्लड प्रेशर और दूसरा था एंडोक्राइन हार्मोन्स का कंट्रोल, तो ये तो करेगा, ये भी करेगा। थ्रोम्बस मतलब वो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, तो ये जो है वो एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, तो इसका आंसर होगा सी। अब पॉजिटिव फीडबैक इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, तो पॉजिटिव फीडबैक का न्यूमोनिक था क्लैप्स, तो LH सर्च तो पॉजिटिव फीडबैक है। फिर एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एग्जांपल हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल का, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन या क्लोट फॉर्मेशन, वो भी पॉजिटिव फीडबैक है। टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल था, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे ऑन चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम लाइंग डाउन टू स्टैंडिंग पोजीशन देयर इज अ ड्रॉप इन 10 mmHg, immediately he recovered by 8 mmHg leaving behind 2 mmHg. The gain for baroreceptor system for control of VP is, तो गेन का फॉर्मूला था करेक्शन बाय एरर, तो करेक्शन उन लोगों ने दे रखा है कि रिकवर्ड बाय 8 mmHg, तो करेक्शन हो जाएगा 8 और एरर हो जाएगा, नॉर्मली 10 था बट एंड में 8 हो गया, जिसकी वजह से 2 बच गए, तो एरर हो जाएगा 2, जिसकी वजह से आंसर हो जाएगा 4। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो आंसर हो जाएगा -4। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये तो बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल्स हैं, और सेल मेम्ब्रेन में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोटीन, एक लिपिड्स और एक कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है वो होता है प्रोटीन्स, जो कि 55% होता है, लिपिड्स 40% और कार्बोहाइड्रेट्स 5%। तो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोटीन मॉडल, जो कि दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, और विच स्टेट्स दैट लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बायलेयर, और इसके अंदर होते हैं स्टोन लाइक कंपोनेंट जो कि होते हैं प्रोटीन्स। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फ्लूइड कंपोनेंट होता है वो लिपिड होता है, और मोजाइक कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन होता है। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है फोस्फोलिपिड, एक ग्लाइकोलिपिड और एक होता है स्टीरोल। तो फोस्फोलिपिड में मतलब वो लिपिड जो कि फोस्फेट से अटैच होते हैं, ग्लाइकोलिपिड मतलब जो कि कार्बोहाइड्रेट से अटैच होते हैं, और स्टीरोल्स के अंदर आते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फोस्फोलिपिड के बारे में, जो कि 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले फोस्फेटिडाइल कोलिन, शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं PC, या फिर उसका दूसरा नाम है लेसिथिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में L लिखते हैं। अब बात करते हैं लिपिड्स के बारे में, जो कि 3 टाइप के हैं, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल। सबसे पहले फोस्फोलिपिड, जिसके 5 टाइप है, फोस्फेटिडाइल कोलिन या फिर लेसिथिन, जो कि एक मेजर सर्फेक्टेंट लिपिड है, लंग अल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है और ये प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ अल्वियोलाई को। इसका बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है डायपाल्मिटॉइल फोस्फेटिडाइल कोलिन, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज, जो करवाता है एल्वियोलार कोलैप्स। स्फिंगोमाइलिन, जो कि है माइनर सर्फेक्टेंट लिपिड है, और ये हेल्पफुल है फीटल लंग मैच्योरिटी को असेस करने में।
अगर लेसिथिन और स्फिग्मोमाइलिन का रेशियो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, इसका मतलब लंग मैच्योर है। और स्फिग्मोमाइलिन वो नर्व की सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। फोस्फेटिडाइलसेरिन जो कि प्रेजेंट होता है सिर्फ एक ही साइड पे, या तो इनर सरफेस पे या आउटर सरफेस ऑफ लिपिड बायोलेयर पे प्रेजेंट होता है, और ये कभी भी दोनों सरफेस पे नहीं हो सकता, और इसी वजह से होती है मेम्ब्रेन एसिमेट्री। अगर वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो एपोप्टोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है एनेक्सिन 5 स्टेजिंग। एनेक्सिन 5 जो होती है वो बाइंड हो जाती है फोस्फेटिडाइलसेरिन में, जो कि आउटर सरफेस ऑफ लिपिड बायोलेयर पे होगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है एनेक्सिन 5 PS कॉम्प्लेक्स, जो डिटेक्ट हो जाएगा और ये एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करवाएगा। अब जनरली लेसिथिन जो है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और फोस्फेटिडाइलसेरिन जो है वो इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली एपोप्टोसिस नहीं होती, बट अगर ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो एनेक्सिन 5 जो है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा और कॉम्प्लेक्स बना के एपोप्टोसिस हो सकता है। फोर्थ इज फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, जिसका दूसरा नाम है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट या फिर IP3, जो कि एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, जो कि कॉज करवाता है इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम को, जो कि खुद एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। इट फॉर्म्स IP3 DHG कैल्शियम सिस्टम। फिफ्थ इज कार्डियोलिपिन, जो कि प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कार्डियक सेल्स में। अगर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज डेवलप हो गई तो वो इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम, जो कि कॉज करता है सिफिलिस, और ये डिटेक्ट होता है VDRL टेस्ट से। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड, जो कि प्रेजेंट होता है CNS और GIT में। दो टाइप के ग्लाइकोलिपिड्स हैं, गैंग्लियोसाइड्स और सेरिब्रोसाइड्स। तो GM1 गैंग्लियोसाइड जो है वो प्रेजेंट होता है GIT में, और इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड एज रिसेप्टर फॉर एंट्री। जैसे कि एग्जांपल के लिए विब्रियो कोलेरी टॉक्सिन जो है वो एंटर्स थ्रू GM1 गैंग्लियोसाइड्स एंड इट कॉज डायरिया। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्रेजेंट होता है स्किन में इन प्रिकर्सर फॉर्म। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल वो सनलाइट की प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है विटामिन D में। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड्स। तो फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड्स जो है वो नेसेसरी है सेल की ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीज फ्लूइडिटी एंड दस दे आर गुड फॉर हेल्थ, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिनके एग्जाम्पल्स है लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरेक्डोनिक एसिड। मतलब ये प्रेजेंट हो गए बॉडी में तो वो हेल्थ के लिए अच्छा है। और इसके सोर्स है फिश और फिश ऑयल कैप्सूल्स, जो कि रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, जो कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। एक्सेस सैचुरेटेड फैटी एसिड डिक्रीजेज द फ्लूइडिटी बाय मेकिंग सेल मेम्ब्रेन स्टैटिक एंड रिजिड। इसकी वजह से सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसका दूसरा नाम है ट्रांस फैटी एसिड, एग्जांपल स्टीयरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड, और ये अबुंडेंटली प्रेजेंट होता है जंक फूड में। फ्लूइडिटी बफर, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्स फ्लूइडिटी फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, तो ये होता है मोजाइक्स या फिर स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और ये मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, जो कि 55% फॉर्म करते हैं। 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। सेकंड इज पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड इज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, जो कि अटैच होते हैं लिपिड से ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिसके एग्जांपल्स है हार्मोन रिसेप्टर्स लाइक GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स या फिर इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्सेट्रा, सोडियम पोटेशियम पंप्स, क्लोराइड चैनल्स। इसका एक एग्जांपल है CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन जो होता है वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स को। अगर ये जीन में म्यूटेशन हुआ तो उससे सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। नेक्स्ट इज पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि सपोर्टिव इन नेचर होते हैं। ये 2 जगह पे प्रेजेंट होते हैं, RBC और स्केलेटल मसल। तो RBC के अंदर 2 टाइप के प्रोटीन्स हैं, स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन, और स्केलेटल मसल के अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब इसके कुछ डिसीज़ के नाम है हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस, जिसमें RBC का शेप चेंज होकर एलिप्टिकल हो जाएगा ड्यू टू म्यूटेशन इन स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, और हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, जिसमें एंकाइरिन प्रोटीन में म्यूटेशन होगा, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से स्प्लेनिक मैक्रोफेज जो है वो RBC को डिस्ट्रक्ट करना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से हिमोलाइटिक अनीमिया होगा। देन डिस्ट्रोफिन, इसका दूसरा नाम है एंकर प्रोटीन। अगर उसमें म्यूटेशन हुआ तो दैट विल लीड टू ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD, जिसमें स्केलेटल मसल वीकनेस होगा और गावर साइन पॉजिटिव होगा। गावर साइन मतलब क्लाइंबिंग ऑन ओन बॉडी टू स्टैंड। देन मसल वीकनेस धीरे धीरे डायफ्राम तक जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल जो है उसमें पैरालिसिस होगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। देन थर्ड इज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है वो IP3 पे अटैच होते हैं, फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल पे, और इनका दूसरा नाम है GPI प्रोटीन्स। और एक्सप्रेशन ऑफ दीज प्रोटीन्स प्रिवेंट हिमोलाइसिस ऑफ RBCs। अगर ये प्रोटीन्स एब्सेंट होंगे तो हिमोलाइसिस ऑफ RBC होगा एंड इट विल लीड टू पैरोक्सिजमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया PNH।
तो अगर ये रिसेप्टर्स एब्सेंट होंगे तो आरबीसी विल अंडरगो हीमोलाइसिस एंड हीमोग्लोबिन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जिसकी वजह से पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। सेल मेम्ब्रेन का थर्ड कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, और इसका फंक्शन है आरबीसी में फॉर ब्लड ग्रुपिंग। अगर एन असिटाइल गैलेक्टोसामाइन शुगर प्रेजेंट होगा आरबीसी पे तो ब्लड ग्रुप ए होगा, गैलेक्टोस शुगर होगा तो बी, अगर दोनों शुगर हुए तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर कोई शुगर प्रेजेंट नहीं है आरबीसी पे तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज सीन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, 70% प्रोटीन होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब जनरली सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो है वो 55% होता है, लिपिड 40% होता है, मतलब प्रोटीन ज़्यादा होता है। बट माइलिन में लिपिड प्रोटीन का रेशियो उल्टा होता है, लिपिड 80% होता है और प्रोटीन 20% होता है। फिर क्वेश्चन, ए सेल मेम्ब्रेन इज डैमेज्ड बाय इंसर्शन ऑफ माइक्रोनीडल, रिपेयर शेल अकर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो अगर सेल मेम्ब्रेन में स्मॉल गैप है तो उसका करेक्शन होगा लिपिड बायलेयर से, और अगर बिग गैप है तो वो कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पे स्मॉल गैप है जिसकी वजह से रीसीलिंग बाय लिपिड बायलेयर इसका आंसर हो जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम टिश्यू। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है 70%। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन करता था कोलेस्ट्रॉल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो यहाँ पे एक टर्म आता है टीन ऑर्गेनल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपैरेटस को हम टीन ऑर्गेनल्स बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेन्युलर और एक ए ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से उसकी सरफेस रफ दिखेगी, इसको बोलते हैं ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ए ग्रेन्युलर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होंगे जिसकी वजह से सरफेस स्मूथ दिखेगी। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फंक्शंस है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन्स में मदद करता है। यहाँ पे एक टर्म आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असिस्टेड डिग्रेडेशन। तो कभी कभी अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गए तो वो सेल डेथ भी करवा सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को ख़त्म कर देगा। ये कैसे करेगा, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मिसफोल्डेड प्रोटीन को यूबिक्विटिन के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स बाद में जाके प्रोटियोसोम तक जाएगा जहाँ पे उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन और यूबिक्विटिन को बोलते हैं टैगिंग, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। हेंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज ये मिसफोल्डेड प्रोटीन को ख़त्म कर देगा। अब अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ डिसीज़ हो सकती है। सबसे पहली है प्रायोन डिसीज़। तो CNS जो है वो एक नॉर्मल प्रोटीन बनाता है PRPC, बट अगर उसमें मिसफोल्डिंग हुआ तो वो PRPSC बनाएगा जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, और उसके एक्यूमुलेशन से होता है क्रूट्सफेट जैकब डिसीज़ CJD। नेक्स्ट डिसीज़ है ए बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। ये भी एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है और इसके एक्यूमुलेशन से होगा अल्जाइमर डिसीज़। देन सेकेंड हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसके फंक्शंस में आता है सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, और ये एक्सक्लूसिव साइट है स्टीरॉयड हार्मोन को बनाने के लिए। अब स्केलेटल मसल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम भी बोलते हैं। दैन नेक्स्ट फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स और फॉरेन सब्सटेंसेस का डिटॉक्सिफिकेशन लीवर सेल्स में। ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स इन लीवर सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्गी एपैरेटस के बारे में। इसके फंक्शंस में इंक्लूड होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, एग्जांपल के लिए ग्लाइकोसाइलेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, प्रोटीन्स के ऊपर एक एडिशनल कार्बोहाइड्रेट की साइड चेन आ जाएगी जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो ये क्या करेगा, मैनो-6 फॉस्फेट को प्रोटीन्स के ऊपर ऐड कर देगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन होगा जिसको लाइसोसोम के पास जाना होगा वो जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर मैनो-6 फॉस्फेट का टैग लग चुका है। अगर ये मैनो-6 फॉस्फेट एब्सेंट हुआ तो जिसकी वजह से एक डिसीज़ होगी जिसको बोलते हैं आई सेल डिसीज़। दैन नेक्स्ट गोल्गी एपैरेटस का स्ट्रक्चर। मेनली इसके 3 पार्ट्स हैं, एक होता है सीस एंड, एक ट्रांस एंड, और जो बीच में होता है उसको बोलते हैं गोल्गी एपैरेटस प्रॉपर। सो द फर्स्ट पार्ट इज सीस एंड। ये जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में होता है, और इसको कहते हैं रिसीविंग एंड। मतलब जो भी प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए भेजना होगा सबसे पहले सीस एंड की तरफ आएगा। नेक्स्ट इज गोल्गी एपैरेटस प्रॉपर।
तो जितने भी मेजर फंक्शंस है जैसे कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन या फिर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, ये इस जगह पे होगा। नेक्स्ट इज ट्रांसेंड, तो जितने भी वेसिकल्स बने मॉडिफिकेशन के बाद वो सब ट्रांसेंड के थ्रू रिलीज होंगे। देन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है लाइजोसोम्स, तो इसका मेन फंक्शन है एसिड मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन। ये कैसे करेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन एटीपेस प्रोटॉन पंप होगा जिसकी वजह से लाइजोसोम में इन्फ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस होगा, जिसकी वजह से जो लाइजोसोम के अंदर पीएच होगा वो एसिडिक हो जाएगा और ये करवाएगा एसिड मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन। इसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि जो एसिड मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होगा उसके अंदर वो खुद भी डैमेज हो सकता है। उसके अलग अलग नाम है जैसे रेसिडुअल बॉडीज या फिर रिसाइकल बीन्स। अब इसके लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि एसिड हाइड्रोलेस और एसिड प्रोटीएज। अब इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑटोफेजी या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करेगा स्टारवेशन जैसे कंडीशंस में। तो जब स्टारवेशन होगा तो लाइसोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया को खाने लगेगा, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा और प्रोटीन्स का रिलीज़ होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म में जाएंगे और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। Hence, this process is exclusively important for survival, especially in later stages of starvation. Then next cell organelle है peroxisome, जो कि इसका मेन फंक्शन है जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जो कि एक फ्री रेडिकल है और इसका डिस्ट्रक्शन होगा एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है कैटालेस, और ये प्रेजेंट होता है पेरोक्सिसोम में। कैटालेस एक ड्रग की फॉर्म में भी अवेलेबल है जिसको बोलते हैं स्यूडो कैटालेस। इट इज़ यूजफुल इन डिसीजेज विद एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स जैसे कि विटिलागो, जो कि एक फ्री रेडिकल मीडिएटेड स्किन पिगमेंटेशन है। और इसका एक मेजर फंक्शन है कि ये लॉन्ग चेन और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएगा। पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है फिनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि इस प्रोसेस में हेल्पफुल है। देन फिनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से रेफसम डिसीज होगा, जो कि एक पेरोक्सिसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट एक एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप के फॉर्म में होता है बिटवीन एनगल्फ एरोबिक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बहुत टाइम पहले यूकैरियोटिक सेल ने एक एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया था, जिसकी वजह से एक एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन चुका है इनके बीच में, और इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देन इट्स के फंक्शंस, इट इज़ एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद एटीपी सिंथेसिस एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी सिंथेसिस अकर्स बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका एक और फंक्शन है एपोप्टोसिस, दैट इज़ प्रोग्राम सेल डेथ। देन इसका स्ट्रक्चर, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा प्रोटीन्स होता है जो लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करके एनर्जी रिलीज़ करता है स्टारवेशन के टाइम पे, जैसे हमने आगे पढ़ा। एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स बने होते हैं जिसको बोलते हैं क्रिस्टे, और इनके ऊपर एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रेजेंट होते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स जीनोम ऑफ इट्स ओन, इट हैज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड द इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मैटरनल, दैट इज इट इज डिराइव्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम ओवम। Then mutation in mitochondrial genome are 10 times greater than in nuclear genome and DNA repair is ineffective compared to nuclear genome. And ये खुद में अपने आप परफॉर्म नहीं कर सकता फंक्शन, और इसको न्यूक्लियर जीनोम की मदद लेनी पड़ती है प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो एंजाइम्स बना सके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। देन कुछ डिसीज है माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड, एंड अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम हुए दैन इट अफेक्ट्स ऑर्गन विथ हाई मेटाबॉलिक रेट। इसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, और क्योंकि ये स्केलेटल मसल में भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहते हैं, इसकी वजह से अगर ये कम हुए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो डिफेक्टिव होगा और रिलैक्सेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। देन इट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय लैक्टिक एसिडोसिस। देन माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन GIT एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू GI disturbances. Then also it is involved in CNS, so its deficiency causes seizures, developmental delays and altered growth. and अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम हुआ तो वैसे पेशेंट्स हाईली ससेप्टेबल होंगे इन्फेक्शंस के रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है वो सारे डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि होता है एक ब्लूप्रिंट सारे जेनेटिक एक्सप्रेशन को लेके। यानी क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए wrapped अराउंड हिस्टोन्स, और डीएनए और हिस्टोन्स को साथ में बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर एक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। अब न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट है उसका न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बने होते हैं आरएनए और राइबोसोम से, और ये दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स। देन डीएनए का एक कुछ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं जीन्स, जो कि है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सब्सटेंसेस इनके अंदर या बाहर जा सकता है न्यूक्लियस के थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो कि अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस टू प्रोटीन्स, इसके अंदर दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्सपोर्टिन और एक होता है इम्पोर्टिन। एक्सपोर्टिन टेक सब्सटेंस आउटसाइड, इम्पोर्टिन टेक सब्सटेंस इनसाइड। देन जो भी सब्सटेंस को अंदर या बाहर जाना है न्यूक्लियस के, उसके ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होनी ज़रूरी है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस, NLS। अगर ये होगा तो ही सब्सटेंस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू अंदर या बाहर जा सकता है न्यूक्लियस के। देन हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के बारे में। तो डीएनए जो होता है उससे अगर दूसरा डीएनए बनाना है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। देन आरएनए से प्रोटीन के लिए ट्रांसलेशन होगा, और उससे पहले आरएनए से बनेगा एमआरएनए जो कि बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, एंड प्रोटीन वो जाएगा गोल्गी अपैरेटस के वहाँ पे, बिकॉज करना होगा हमको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और बाद में होगा उसका सॉर्टिंग, और फिर वो स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, एंड फिर वो रिलीज़ होगा जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिलेटेड। द abnormal cleavage of mannose residues during the post-translational processing of glycoproteins results in the development of a lupus-like autoimmune disease. Which organelle is affected? तो मैनोस का abnormal cleavage हुआ तो मैनोस 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा, और अगर मैनोस 6 फॉस्फेट नहीं बना तो सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन नहीं होगा। तो सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्गी अपैरेटस। एंड ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ, तो ए ग्रेन्युलर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि बनाता है स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड्स किसका टाइप है? लिपिड्स का। इसका आंसर हो जाएगा लिपिड्स। देन कैटाबॉलिज्म ऑफ पेरोक्साइड इज कैरिड आउट बाय, तो पेरोक्साइड का जनरेशन और डिजनरेशन कौन करवाता है? पेरोक्सीसोम। इसका आंसर हो जाएगा पेरोक्सीसोम। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स के बारे में। तो दे आर कंसिडर्ड टू बी बोन और स्केलेटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेलुलर मूवमेंट्स, एंड इसको 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन साइज: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फर्स्ट बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो इसमें मेनली 3 प्रोटीन्स होते हैं, काइनेसिन, डायनिन और ट्यूबुलिन। इनके 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट इन न्यूरॉन्स। 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट है, फॉरवर्ड एक्सटर्नल और रिवर्स एक्सटर्नल। फॉरवर्ड एक्सटर्नल में सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम सेल बॉडी टू साइनेप्स, और रिवर्स एक्सटर्नल में साइनेप्स टू सेल बॉडी। और जो काइनेसिन होता है वो मीडिएट्स फॉरवर्ड एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट, और डायनिन होता है वो मीडिएट्स रिवर्स एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन जो होते हैं वो सेल बॉडी में एंटर कर जाते हैं थ्रू रिवर्स एक्सटर्नल मूवमेंट। लाइक एक कौन से वायरस और टॉक्सिन होते हैं? एक होता है रेबिस वायरस, फिर हर्पिस वायरस एंड टिटेनस टॉक्सिन। देन बात करते हैं डायनिन के बारे में। इट इज़ एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला है सीलिया इन लंग्स। तो ये क्या करता है? इट इज़ केपेबल ऑफ बेंडिंग टाइप ऑफ मूवमेंट एंड इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग एंड एक्सपेलिंग डेब्रिस इन फॉर्म ऑफ स्पूटम। तो जो मूवमेंट ऑफ सीलिया होता है वो टुवर्ड्स नेसोफेरिंग्स होता है टू एक्सपेल द स्पूटम। अब ये जो सीलियरी मूवमेंट है वो सिंक्रोनाइज होता है और इसका एक प्रोडक्टिव फंक्शन भी है। इट इज़ टर्म्ड एज मेटाक्रोमिज्म। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज स्पर्म मूवमेंट, एंड थर्ड इज फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट्स जो होता है वो। अगर डायनिन एब्सेंट हुआ तो सीलिया इमोटाइल हो जाएगा, एंड दैट कॉजेज अ सिंड्रोम कॉल्ड इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। उसका एग्जाम्पल है कार्टाजिनर्स सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन इज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन माइटोसिस ऑफ सेल डिवीजन। तो माइटोसिस के टाइम पे देर आर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू डॉटर सेल्स, और ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ सेल्स के लिए। अगर माइक्रोट्यूब्यूल इनिबिटर्स दिए जाए क्रोमोसोम में तो मूवमेंट्स नहीं होगी और अल्टीमेटली इट लीड्स टू सेल डेथ। तो ये मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। हेंस ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में माइक्रोट्यूब्यूल इनिबिटर्स दिए जाते हैं। सम ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इनिबिटर्स इंक्लूड विंका अल्कलॉइड्स लाइक विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, टैक्सिन्स लाइक पेक्लिटेक्सेल, colchicine that is used in gout and it prevents movement of neutrophils। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। तो उसमें 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एक्टिन और मायोसिन।
और इनका मेन फंक्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी एक्सप्लेन्स हाउ द मसल मूवमेंट अकर। तो इसमें फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, दैट लीड्स टू मूवमेंट। देन दूसरा फंक्शन है सेलुलर मूवमेंट जो कि एक्टिन करवाता है, एक्टिन पॉलीमराइजेशन लीड्स टू मूवमेंट। फिर एक बैक्टीरिया है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स दैट इज केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एक्टिन पॉलीमराइजेशन टू डेवलप पॉली ए टेल, जिससे टम्बलिंग मूवमेंट हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। तो ये जो है वो ईच सेल टाइप के लिए स्पेसिफिक होता है और हेंस दे आर यूज्ड एज ट्यूमर मार्कर्स। फर्स्ट इज केराटिन जो कि प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स में एंड इट इज़ यूज्ड एज ट्यूमर मार्कर्स फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो साइटोकेराटिन जो है वो अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिसीज़ होती है मेलोरी डैंक बॉडीज़ वो फॉर्म होती है। देन नेक्स्ट इज डेस्मीन जो कि प्रेजेंट होता है मसल्स में एंड दे आर कंसिडर्ड ट्यूमर मार्कर फॉर सार्कोमास, और उसका एक टाइप है रेप्डोमायोसार्कोमा जो कि एक स्केलेटल मसल कैंसर है। नेक्स्ट इज विमेंटिन जो कि प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट में एंड ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेसेनकाइमल ओरिजिन के होते हैं, इसलिए ये जो ट्यूमर मार्कर है वो यूज़ होते हैं उन कैंसर्स के लिए जिनका मेसेनकाइमल ओरिजिन होता है। नेक्स्ट इज ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन या फिर जिसको GFAP बोलते हैं। दीज आर सीन इन ग्लायल सेल्स लाइक एस्ट्रोसाइट्स, और ये ट्यूमर मार्कर है ग्लायोमास के लिए जैसे कि एस्ट्रोसाइटोमा के लिए। नेक्स्ट इज लेमिन जो कि प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस में एंड इनके अंदर म्यूटेशंस होगा दैट कॉजेज वर्नर सिंड्रोम या जिसको कॉमनली प्रोजेरिया बोलते हैं। इट लीड्स टू प्रीमेच्योर एजिंग। अब बात करते हैं सेलुलर जंक्शन के बारे में। ये दो टाइप के होते हैं, एक सेल टू सेल जंक्शन और एक सेल टू बेसल लेमिना जंक्शन। सबसे पहले सेल टू सेल जंक्शन जिसके 3 टाइप है, सेल एडेसिव जंक्शन, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन। और सेल बेसल लेमिना जंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हेमिडेस्मोसोम और एक फोकल एडेशन। सबसे पहले सेल टू सेल जंक्शन जिसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ सेलुलर एडेशन मॉलिक्यूल्स जैसे कि कैडेरिन, इंटेग्रिन और सिलेक्टिन। अब क्या होता है, एक प्राइमरी प्रोटीन होता है वो साइटोस्केलेटल फिलामेंट से अटैच्ड होता है एक लिंकर प्रोटीन के थ्रू। तो सेल एडेरिंग जंक्शन जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जोनुला एडेरेंस और एक होता है डेस्मोसोम। जोनुला एडेरेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स में और इसमें प्राइमरी प्रोटीन जो होता है वो होता है ई कैडेरिन जो कि अटैच होता है एक्टिन से वाया लिंकर प्रोटीन बीटा कैटेनिन। अब एक क्लिनिकल आती है मॉलिक्यूलर हाइजैकिंग जिसमें लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स जो होता है वो इन्वेड करते हैं एक सेल को, ये मैकेनिज्म को हाईजैक करके। इंटरनालिन ए रिकॉग्नाइजेज ई कैडेरिन एंड इवेंचुअली इन्वेड द सेल। नेक्स्ट इज डेस्मोसोम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं उन जगह पे जहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है जैसे हार्ट सेल्स, स्किन और सर्विक्स। इसमें प्राइमरी प्रोटीन होते हैं डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन जो कि अटैच होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट से वाया लिंकर प्रोटीन डेस्मोप्लांकिन। अब एक कंडीशन होती है पेम्फिगस जिसमें क्या होता है कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने लगती है जो कि अटैक करती है डेस्मोग्लिन्स को और जिसकी वजह से एक ब्लिस्टर फॉर्मिंग स्किन डिसीज होता है जिसको बोलते हैं पेम्फिगस। नेक्स्ट इज टाइट जंक्शन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड जोनुला ऑक्लूडेंस, और इनमें 2 मेन प्रोटीन्स होते हैं जिसको नाम है ऑक्लूडिन और क्लोडिन, और इसके थ्रू सब्सटेंस पास इजीली नहीं कर सकते और इनकी लोकेशन होती है ब्लड ब्रेन बैरियर में, GIT और किडनीज में। अब ये अलाउ करते हैं पैरासेल्युलर पाथवे को, मतलब इनके थ्रू साइडवर्ड मूवमेंट हो सकता है सब्सटेंसेस का। देन एक डिसीज आती है क्लाउडिन 16 का म्यूटेशन हो, तब क्या होता है जब क्लाउडिन 16 म्यूटेशन होता है तो वो किडनी के अंदर जो टाइट जंक्शन होता है उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं फेमिलियल हाइपोमैग्नीसिमिया हाइपरकैल्सियूरिया, जिसकी वजह से पेशेंट्स को कैल्शियम स्टोन्स होते हैं और नेफ्रोकैल्सिनोसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैप जंक्शन के बारे में। तो दे आर प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन हार्ट, स्मूथ मसल्स एंड न्यूरॉन्स। इनके अंदर एक प्रेजेंट होता है प्रोटीन जिसको बोलते हैं कॉनेक्सिन। दे आर सीन इन लोकेशन वेयर रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स आर इंपॉर्टेंट। इन एन एक्स-लिंक्ड डिसीज कॉल्ड चारकोट-मेरिट टूथ डिसीज, कॉनेक्सिन 32 इज म्यूटेटेड एंड अफेक्ट्स न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर्स। कॉनेक्सिन 40 जो कि प्रेजेंट होता है हार्ट में, अगर वो म्यूटेट होगा देन इट लीड्स टू इडियोपैथिक एट्रियल फिब्रिलेशन, एंड अगर कॉनेक्सिन 37 जो कि प्रेजेंट होता है वास्कुलर स्मूथ मसल्स में वो अफेक्ट होगा तो दैट कैन लीड टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज सेल बेसल लेमिना जंक्शन। व्हेन दिस जंक्शन आर डिस्टर्बेड द सेल स्टार्ट टू मूव विच इज सीन इन मेटास्टेसिस। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हेमिडेस्मोसोम और एक होता है फोकल एडेशन। हेमिडेस्मोसोम कनेक्ट्स टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड फोकल एडेशन कनेक्ट्स टू एक्टिन। अब अलग अलग सेल पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्कर एंजाइम्स का यूज़ होता है जो कि उस सेल पार्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के लिए मार्कर एंजाइम है Na+, K+, एटीपेस एंड एडिनिलाइल साइक्लेस। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, गोल्गी अपैरेटस के लिए गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेस, लाइसोसोम के लिए एसिड फोस्फेटेस एंड कैथेप्सिन। देन पेरोक्सिसोम के लिए कैटलेस एंड यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ATP सिंथेस एंड क्रिएटिन काइनेज, न्यूक्लियस के लिए RNA पॉलीमरेज एंड हिस्टोन डीएसिटाइलेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है